हेलो प्यारे बच्चों, देखिए इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट भौतिक जगत, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। और आज है लेक्चर नंबर 3 और आज के इस लेक्चर का टॉपिक है भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध, यानी फिजिक्स का जो साइंस की और ब्रांचेज हैं उनसे क्या रिलेशन है, दैट इज रिलेशन ऑफ फिजिक्स relation of physics with the other branches of science. Okay. तो देखें, हमने बताया था कि साइंस में हम इस ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं, इस जगत के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमने बताया था कि जो साइंस की एक ब्रांच है फिजिक्स, इसमें हम दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, द्रव्य और ऊर्जा। ये जो ब्रह्मांड है इन दो ही चीज़ों से मिलकर बना है, द्रव्य और ऊर्जा से। अब फिजिक्स की साइंस की हमने और भी ब्रांचेस बताई थी। तो जब फिजिक्स में इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं दोनों चीज़ों से ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, तो स्वाभाविक बात है कि फिजिक्स का और ब्रांचेस से भी संबंध अपने आप निकल ही आता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि इसका केमिस्ट्री से क्या संबंध है, रसायन विज्ञान से क्या संबंध है, दैट इज फिजिक्स इन रिलेशन विद टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है, इसको अभी हम पढ़ते हैं। देखिए, जो परमाणु की संरचना है, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, अणुओं से मिलकर बना है। तो इस परमाणु की जो स्ट्रक्चर है वो किसने दी थी, फिजिक्स ने ही दी थी, जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो परमाणु और अणुओं की संरचना को किसने समझाया है, फिजिक्स ने। ये जो परमाणु और अणुओं की हमें जो जानकारी है आज, जो हम इनके बारे में जानते हैं, वो सब किसकी देन है, फिजिक्स की। और ये केमिस्ट्री का भी टॉपिक है। भाई, प्रत्येक पदार्थ परमाणु और अणुओं से मिलकर बना है। केमिस्ट्री में भी हम रासायनिक पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हमने परमाणु और अणु समझ लिए हैं तो केमिस्ट्री को समझना भी आसान हो जाता है। तो फिजिक्स ने केमिस्ट्री में योगदान किया है। जैसे न्यूट्रॉन का विवर्तन, एक्स किरण, जिसे एक्स रे कह देते हैं, एक्स किरणें, या चुंबकीय अनुनाद यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस, चुंबकीय अनुनाद, ये सब फिजिक्स की देन है। ये भी कहाँ से आया, फिजिक्स से ही आया। और इसी की सहायता से, इन्हीं घटनाओं की मदद से हमने जो केमिस्ट्री में बहुत जटिल संरचनाएं हैं उनका अध्ययन इन फिनोमेना के आधार पर किया गया है। जैसे उसका एक एग्जाम्पल है न्यूक्लिक एसिड, एक बहुत जटिल संरचना है और इसको हम कब समझ पाए हैं, इस फिजिक्स की इन देन की वजह से। न्यूक्लिक अम्ल होता है, जिसे आप बायो में भी पढ़ते हैं। तो देखिए, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। यह स्पष्ट हो रहा है कि केमिस्ट्री का फिजिक्स से भी एक संबंध होता है। और देखें कि
कभी कभी केमिस्ट्री का फायदा भी फिजिक्स ने उठाया है, जैसे रेडियो एक्टिविटी। जैसे केमिस्ट्री की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम की खोज की थी, जिसका फिजिक्स में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, रेडियम। तो ये नहीं कि हम केवल फिजिक्स की ही बात करते रहेंगे कि फिजिक्स ने ही केमिस्ट्री के लिए सब कुछ किया है, तो ये केमिस्ट्री वालों को भी ये बात खराब लगेगी भाई, या जिन बच्चों का केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है उनको भी मेरी ये बात खराब लग सकती है। तो ऐसा नहीं है। तो केमिस्ट्री का फ़ायदा उठा करके रेडियम की खोज हुई थी। और देखें, जैसे फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर रासायनिक भौतिकी पढ़ते हैं, रासायनिक भौतिकी, इसको कहते हैं केमिकल फिजिक्स कह सकते हैं, केमिकल फिजिक्स। और केमिस्ट्री के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं, जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कह देते हैं, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखें, रिलेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि फिजिक्स का केमिस्ट्री से रिलेशन है, केमिस्ट्री का फिजिक्स से भी रिलेशन है। और अब बात करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब फिजिक्स का बायो से क्या रिलेशन है, जीव विज्ञान से क्या रिलेशन है, उसको देखेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बात और भी बताना चाहूँगा, मुझे ध्यान आ गया कि जैसे चर्चा बहुत बड़ी है, लेकिन हम मुख्य मुख्य बातें कर लेते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु अणुओं से मिलकर बना है, तो इन अणुओं के बीच में एक बल भी लगता है, जिससे कि बंध बनते हैं और वो पदार्थ एक स्टेबिलिटी रखता है। तो जो बल हैं, जिन्हें हम अंतराआण्विक बल कहते हैं, कौन से बल कहते हैं? अंतराआण्विक बल। अंतराआण्विक बल, इन बलों को भी फिजिक्स ने समझाया है, अंतराआण्विक बलों को। और इन्हीं बलों की सहायता से हमने उन बंधों की प्रकृति को सीखा है। बॉन्ड्स जो बनते हैं, बंध जो बंध बनते हैं, ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भाई आप लोग, तो परेशान ना होइए। और संयोजकता की प्रकृति को भी समझा है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम केमिस्ट्री को फिजिक्स से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। तो बात समझ में आ गई होगी बेटा। अब हम चर्चा करते हैं फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी से क्या संबंध है इसका, तो इसे हटा देते हैं। बायोलॉजी से इसका क्या संबंध है, इसको और देख लेते हैं। तो देखें भाई, आप लोग ये सोचेंगे कि फिजिक्स तो एक बेजानदार चीज़ों के बारे में जानकारी देती है, जो जड़ पदार्थ हैं इस भौतिक जगत में, उनके बारे में पढ़ना होता है हमें। बल हैं, कार्य है, ऊर्जा है। तो इसका बायोलॉजी से क्या संबंध हो जाएगा कि बायोलॉजी में तो हम सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या प्राणी हों। तो ऐसा नहीं है, अभी आपकी बात समझ में आ जाएगी। फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी, तो बायोलॉजी से भी इसका एक घनिष्ठ संबंध है। जैसे अभी मैंने बताया कि इन घटनाओं के आधार पर, जैसे न्यूट्रॉन का विवर्तन है और एक्सरेज हैं, चुंबकीय अनुनाद है, इसी के बेस पर हमने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना को समझ पाया है। और न्यूक्लिक अम्ल आप लोग बायो में पढ़ेंगे।
और ये फिजिक्स की वजह से ही संभव हुआ है, जिससे हमने जैविक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। न्यूक्लिक अम्ल, जैसे डीएनए आरएनए आपने पढ़े होंगे, तो इनको समझ करके ही वैज्ञानिक जैविक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण कर पाए हैं। तो ये फिजिक्स का रिलेशन बायोलॉजी से हो गया। और देखें, भौतिकी यानी फिजिक्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, भौतिक विज्ञान और इसकी तकनीकी का इस्तेमाल करके हमने बायोलॉजी में भी बहुत, फिजिक्स ने बायोलॉजी में भी एक बहुत स्थान बनाया है। जैसे कि किसी के फ्रैक्चर हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो कहाँ हड्डी टूटी है, क्या है, तो एक्सरे किया जाता है उसका। डॉक्टर एक्सरे के लिए लिख देते हैं कि एक्सरे करा के लाइए। तो इन एक्स किरणों की सहायता से हम अपने शरीर के कहीं भी फ्रैक्चर को पता कर लेते हैं, और भी कई रोगों का पता एक्सरेज की सहायता से हो जाता है। तो ये है तो फिजिक्स की ही देन, जिसका इस्तेमाल हम किस में कर रहे हैं, बायोलॉजी में कर रहे हैं। और देखिए, फिजिक्स ने ही माइक्रोस्कोप बनाया, सूक्ष्मदर्शी जिसको कहते हैं। फिजिक्स के सिद्धांतों से ही सूक्ष्मदर्शी बनी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बनी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो इन्हीं की सहायता से हमने कोशिकाओं के बारे में सीखा है, या कोशिकाओं के बारे में। जो देखें, हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो हमने कोशिका की संरचना किसके आधार पर कब समझ पाई, जब हमने सूक्ष्मदर्शी बना ली थी, तब हमने कोशिका की स्ट्रक्चर को समझ लिया। तो ये एक हमारे शरीर का, किसी भी जीव के लिए कोशिका एक इकाई है, यूनिट है। कहते हैं कि सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, किसी पेड़ पौधे की हो या किसी प्राणी की हो, जीवन की सबसे न्यूनतम इकाई कोशिका है। यानी हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर या सजीवों का शरीर, चाहे वो पेड़ पौधे हों या प्राणी हों, सब कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। और इसको भी हमने फिजिक्स की मदद से ही समझ पाया है। अब देखें, आप लोगों ने देखा होगा, घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी, हार्ट के पेशेंट हैं, तो आप सीधे चले जाते हैं और ब्लड प्रेशर नपाते हैं, रक्तचाप जिसको कहते हैं, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। आपने देखा होगा कि डॉक्टर यहाँ एक पट्टा सा बांध देता है और उसके सामने एक स्केल होता है, एक मीटर होता है, उसमें वो उसको देख करके हमारा ब्लड प्रेशर मेज़र कर देता है, कितना ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर भी फिजिक्स की तकनीकी से ही ज्ञात हो पाया है, जिसमें पास्कल का नियम लगता है, जिसको आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, दाब का जो नियम है पास्कल का। तो रक्तचाप भी ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, रक्त का दाब है एक तरीके से। तो उसको भी किसकी सहायता से पता कर पाए हैं हम, फिजिक्स की सहायता से ही पता कर पाए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब और देखें, जैसे आपने देखा है कि जो एक्सरेज की खोज हुई, उससे देखिए शरीर के कई रोगों का पता भी लगाया जाता है और उपचार किया जाता है। जैसे कैंसर है, कैंसर ये बहुत भयानक रोग है, इसकी थेरेपी भी किससे की जाती है, एक्स रेज की सहायता से। एक्स किरणों की सहायता से ही कैंसर के उपचार में सहयोग मिलता है, काफ़ी मदद मिलती है। एक्स किरणों की सहायता से ही कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। और आपने देखा होगा लेज़र, आपने पढ़ा होगा कि लेज़र किरणों की सहायता से मोतियाबिंद का ऑपरेशन, यानी आँखों की जो रोग है वो लेज़र बीम की सहायता से हम ठीक कर सकते हैं। और जैसे पथरी है, बिना ऑपरेशन पथरी का इलाज वो भी लेज़र किरणों की सहायता से है। तो सर्जरी में इस लेज़र किरणों का काफ़ी योगदान है, एक्स किरणों का, लेज़र बीम्स का। तो ये भी सब किसकी देन है, फिजिक्स की देन है। तो देखिए फिजिक्स आ रही है बायोलॉजी में। आपने देखा कि
बायोलॉजी में फिजिक्स भी आ रही है, इसीलिए एक बायोफिजिक्स भी होती है, बायोफिजिक्स, जैविक भौतिकी, बायोफिजिक्स। तो ये जो ब्रांच है इससे भी पता लग रहा है कि बायोलॉजी का और फिजिक्स का एक घनिष्ठ संबंध है। तो जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान को मिला करके एक साइंस की ब्रांच बनी है जिसको बायोफिजिक्स भी कहते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि बायोलॉजी के साथ भी इसका एक महत्वपूर्ण रिलेशन है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है। अब बात कर लेते हैं कि इसका खगोल विज्ञान से क्या संबंध है, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, खगोल विज्ञान होता है। देखिए खगोल विज्ञान क्या है, खगोल विज्ञान के अंतर्गत हम आकाशीय जो पिंड हैं, बहुत बड़े बड़े पिंड हैं, जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा, पृथ्वी, उनके ग्रह, उपग्रह, इन सब की जानकारी हम खगोल विज्ञान में पढ़ते हैं। तो खगोल विज्ञान में भी फिजिक्स का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, इसका भी फिजिक्स से संबंध है, गहरा नाता है, घनिष्ठ संबंध है भाई, उसको भी समझेंगे। जैसे देखें फिजिक्स ने फिजिक्स की तकनीकी का उपयोग करके दूरदर्शी बनाई गई, क्या बनाया गया, जिसको क्या नाम देते हैं, खगोलीय दूरदर्शी, टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी, रेडियो दूरदर्शी, ये फिजिक्स की देन है। और इन्हीं की सहायता से हम क्या करते हैं, जो आकाशीय पिंड हैं जो हमसे बहुत दूर हैं उनको हम स्पष्ट देख सकते हैं। जैसे चंद्रमा है और ग्रह हैं। अब इन सब ग्रहों का पता भी किस आधार पर लगा है, जब हमने इन दूरदर्शी का आविष्कार कर लिया था तो हमें ग्रहों, उपग्रहों को समझने में आसानी हुई है। ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उपग्रह और बहुत सारे पिंड हैं, उल्का पिंड हैं। यानी खगोल विज्ञान को समझने में भी फिजिक्स ने काफ़ी योगदान दिया है। तो मतलब फिजिक्स का खगोल विज्ञान से भी संबंध है। अब बात कर लेते हैं कि फिजिक्स का मैथमेटिक्स से कोई रिलेशन है या नहीं, उसको और देख लेते हैं। भाई कपड़ा कहाँ गया, चलो मिल गया। किससे, मैथमेटिक्स से, गणित से इसका संबंध है या नहीं। अब आप कहेंगे सर गणित से क्या संबंध हो जाएगा, है, बहुत अटूट संबंध है। फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। इसका गणित से संबंध देखिए अगर मैं ऐसे कहूं कि जो फिजिक्स है, अगर फिजिक्स कोई विचार है, कोई आइडिया है कि हमारे दिमाग में एक विचार आया है, तो उसको हम उसकी अभिव्यक्ति कैसे करें, एक भाषा के माध्यम से ही करेंगे। तो अगर फिजिक्स एक विचार है तो गणित उसकी भाषा है, एक तरीके से लैंग्वेज है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, कि गणित फिजिक्स की एक भाषा है। देखिए हम अपने कोई विचार, हम अपनी कोई भी बात एक भाषा के माध्यम से ही कर पाते हैं। उसकी अभिव्यक्ति जो हम बोल के कर लेते हैं, अगर बोल पाना संभव नहीं होता तो उतने अच्छे तरीके से हम अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। इशारों में ही बात करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला हमारे इशारे समझ ही जाए।
लेकिन जब भाषा का प्रयोग करके जब हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे तो बात हमारी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे मैं आपको क्या फिजिक्स इशारों में पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता, जब तक मैं बोलूँगा नहीं आपको समझ में नहीं आएगी। तो वैसे ही बिना गणित के फिजिक्स को व्यक्त करना, उसको अभिव्यक्ति करना, उसको समझना बहुत जटिल है, समझ ही नहीं सकते। तो जिन बच्चों का गणित कमज़ोर होता है उनके लिए फिजिक्स समझना भी बहुत कमज़ोर कड़ी हो जाएगी। तो फिजिक्स को सीखने के लिए गणित का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बिना गणित के कोई भी व्यंजक, कोई भी नियम, कोई भी सिद्धांत एक्सप्रेस ही नहीं हो सकता। अब चाल की बात करेंगे तो दूरी बटे समय यानी भाग भी करना होगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लगाएंगे तो उस नियम को हमें गणितीय भाषा में भी रिप्रेजेंट करना होगा कि F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। देखिए यहाँ मैथमेटिक्स का प्रयोग हो रहा है। और बहुत सारे सिद्धांत तो ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड गणितीय समीकरणों का उपयोग किया जाता है। जैसे क्वांटम फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा यूज़ है। जब क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे आप लोग, तो कहने का अर्थ ये है कि बिना गणित के, देखिए कोई हल करेंगे, अगर आपको लॉग लेना नहीं आता तो फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं आती, तो कहने का अर्थ ये है आपको मेंसुरेशन नहीं आती, तो बिना इसके फिजिक्स को नहीं समझा जा सकता। तो इसलिए मैथमेटिक्स का फिजिक्स से एक बहुत गहरा संबंध है, बहुत अटूट रिश्ता है। आप ऐसे मान लें बाप बेटे हैं। तो बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स को नहीं समझा जा सकता। तो इस तरीके से गणित का फिजिक्स से बहुत गहरा संबंध है। और इस पूरी बात को एक संक्षेप में, एक सारांश के रूप में लिख दिया है कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो बात समझ रहे होंगे मेरी। तो गणित से भी हमने संबंध देख लिया। ओके, तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, और कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि भौतिक विज्ञान, कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी और सोसाइटी यानी समाज, जो टेक्निक्स होती हैं, जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी जिसको कहते हैं, तकनीकी या प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, उसका फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है और इनका समाज से क्या रिलेशन है। भाई समाज को इन चीज़ों से कैसा, समाज पर कैसा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसकी चर्चा कल करेंगे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मिलते हैं कल इस नए टॉपिक के साथ जो मैंने अभी बताया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।